ऐसा लग रहा था कि मेरे शोल्डर पे कोई आके बैठ रहा है कि ये क्या है, ब्लैक कलर का शेडो। जीन है। बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा कोई इंसान। फाइनली मेरे को वो इंसान मिल गया। व्हाइट कलर का एक शेडो टाइप था, ठीक है। वो आके उधर बैठ गया। ब्लैक कलर का परछाई था, वो डायरेक्ट हमारे सामने आया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे सामने रखे हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर अपने ऊपर से वो हटा ना पाए। वैसे इमेजिन कीजिए जिस घर में हम डेली रहते हैं, अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अचानक से हमारे सामने एक दिन पता चलता है कि हमारी लोकेशन पर पहले कोई शमशान था या कब्रिस्तान था, या हमारी लोकेशन से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने जिस दिन निकल के आए उसी दिन से हमारा घर हॉन्टेड हो जाए। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज़ पे आधारित है। ये इंसिडेंट हमारे पास आसाम गुवाहाटी से आए हैं। बताने वाले का नाम है नाजिब, जो कि आसाम गुवाहाटी के रहने वाले हैं। और इनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2014 में, जब ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। आगे बढ़ने से पहले नाजिब ने अपने परिवार के बारे में बताया कि भाई मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे, सैलरी ठीक थी, लेकिन उन दिनों थोड़ा फाइनेंस बिगड़ा हुआ था। मम्मी हाउसवाइफ थी और मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का। मैं उस टाइम स्कूल में था जब मैं पढ़ा करता था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे को मेरा खुद का रूम मिल जाए। इस टाइम पर जिस घर में हम रह रहे थे वो 1 मंजिल का मकान था, तो रहना सहना सबका एक साथ ही हुआ करता था और कोई प्राइवेसी नहीं होती थी। एक दिन मेरे पापा आते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं और घर में अनाउंस करते हैं कि हमारे घर के बगल में हमारा जो दूसरा घर है, जो हमारा बड़ा वाला घर था, हम उसमें जाके रहेंगे, जो काफ़ी टाइम से बंद था। उसकी साफ़ सफाई तो होती रहती थी, लेकिन वो वाला घर, जो दूसरा घर था, वो गेस्ट वगैरह के लिए रखा हुआ था। मतलब जब भी कोई गेस्ट आता था तो वहाँ पर रुका करता था। तो पापा ने इस चीज़ को अनाउंस करा कि जिस घर में हम रह रहे हैं 1 मंजिल के घर को हम तुड़वा के नया बनवाएंगे और इतने टाइम के लिए हम बगल वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, अभी कोई गेस्ट वगैरह आना भी नहीं है। नाजिब सबसे ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ को सुनने के बाद, क्योंकि बगल वाला जो घर था वो 2 मंजिल का बना हुआ था और उस पे जो ऊपर वाला कमरा था दूसरी मंजिल पे, वो नाजिब को मिलने वाला था। नाजिब ने इस चीज़ की पहले ही जिद रख दी थी अपने घर वालों के सामने। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये अपना सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर लेते हैं जो खाली पड़ा हुआ था, और उस घर को कंस्ट्रक्शन के लिए दे देते हैं एक ठेकेदार को, जो अपने हिसाब से तुड़वा रहा था और घर को बनवा रहा था। नाजिब ने यहाँ पे मेंशन करा कि अक्षय भाई, उन दिनों हमारा फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, लेकिन एक अच्छे घर की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है। क्योंकि पापा के जितने भी दोस्त थे सबके बहुत बेहतरीन घर थे और हमारे आगे पीछे सारे घर जो थे वो आज के हिसाब के बन गए थे, लेकिन हमारा जो पहले वाला घर था जिसमें हम रह रहे थे वो बहुत पुराने हिसाब का बना हुआ था। तो धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जहाँ पर मजदूर आते थे, जाते थे, और इन सब चीज़ों को चलते चलते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने हो गए थे। अभी तक सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, और यहाँ पर पहले वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। नाजिब के जो पिताजी थे वो अपनी टीचर की नौकरी पर जाया करते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, और नाजिब स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो मम्मी घर पर अकेली रह जाती थी। नाजिब एक रात सो रहे थे अपने दूसरे वाले घर में रात को, और उन्हें एक अजीब सा सपना आया, और ये सपना काफ़ी दहलाने वाला था। नाजिब ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं बहुत सुकून से सो रहा था, अचानक से एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर सपने में मैं अटक सा गया। कोई एक ब्लैक कलर की एंटिटी आई, मतलब वो जो एंटिटी थी वो कुछ इस हिसाब की थी कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आके मेरे सपने में बोलती है कि काफ़ी टाइम से तेरी तलाश थी, मिल गया तू, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद अचानक से नाजिब की आँख खुलती है, और जब वो उठ के देखते तो इनके कमरे में कोई भी नहीं था। हालांकि ये शुरू से ही एक नॉन बिलीवर थे, इनकी कम्युनिटी में ना ही इनके पापा इन सब चीज़ों पर बिलीव करते थे और ना ही नाजिब इन सब चीज़ों पर बिलीव करते थे। लेकिन जो चीज़ इनके साथ रात में हुई, उस चीज़ पर ये बिलीव करे ना करे, इनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था। इसके बाद जब ये सोने की कोशिश करते हैं, हालांकि इन्होंने जब टाइम देखा था तो 2:30-3 बज रहे थे, लेकिन सोने की कोशिश करते दौरान भी इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। इन्हें महसूस हो रहा था कि इनके आगे पीछे कोई तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल से इनकी नींद लगी। और सुबह जब ये उठे तो पहले तो अपनी मम्मी के पास गए, और इन्होंने सोचा मैं अपनी मम्मी को इस बारे में बताऊं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया, और ये सीधा स्कूल चले गए। स्कूल से वापस आते हैं और अगली रात इनको डर होता है कि इनके साथ कुछ ऐसा ही दोबारा ना बीत जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। अगले 3-4 दिन तक इनके साथ सब कुछ सही रहता है। फिर 4 रात बाद
अचानक से फिर दोबारा इनके साथ एक झटका होता है। जब ये सोते हैं रात को तो इन्हें बहुत खरोचे सी लग रही होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी कीड़े ने काट लिया या फिर कुछ हुआ। तो ये 2-4 बार इधर उधर हाथ पैर मारते हैं अपने और फिर सो जाते हैं। जब ये सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो इनकी मम्मी साइड में खड़ी होती है और इनकी मम्मी की जब नज़र पड़ती है नाजिब पे तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नाजिब के पूरे शरीर पे खरोचने के निशान थे और वो जो खरोचने के निशान थे उनको देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि ये बहुत गहरे नाखून, मतलब लंबे नाखूनों का काम है। तो इनकी मम्मी नाजिब से पूछती है कि बेटा ये क्या है, स्कूल में किसी से लड़ाई हुई थी क्या तेरी? तो नाजिब मना करते कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर दोबारा इनकी मम्मी पूछती है कि तेरे शरीर पे इतने निशान कैसे हैं? नाजिब ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और वो इधर उधर देखना शुरू करते तो वो देखते सही में इनकी बॉडी पे निशान है। तो ये बोलना शुरू करते कि मम्मी रात को शायद कोई बेड पे कीड़ा था, उसने मुझे काटा तो मैंने नाखून मार लिए होंगे, वरना मैं क्यों किसी से लड़ूंगा। और इन्होंने इस बात को इतनी आम तरीके से ख़त्म कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ से इनकी ज़िंदगी में जो तूफान आना शुरू हुआ वो सब कुछ उजाड़ के अपने साथ लेके चला गया। ये स्कूल से वापस आते हैं अपने घर पे। इस रात जब ये सोने के लिए लेटते हैं, बड़ी मुश्किल से 11:30-12 बजे इनकी आंख लगी थी। इनका जो शेड्यूल होता था वो सबसे बढ़िया था। ये आते थे, स्कूल से ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से वापस आके खाना वाना खाते थे और सीधा पढ़ने बैठ जाते थे। रात को 11:30-12 बजे तक पढ़ के फिर दोबारा ये सुकून की नींद लेने के लिए चले जाते थे। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी और आज उनमें से ही एक रात थी। जब ये पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल काली बिल्ली इनके रूम में आई और वो रूम में से पता नहीं कहाँ ओझल हो गई। तो उस टाइम पर भी इन्हें ये लगता है कि शायद जब मैं खाना खाने गया था नीचे तो पीछे पीछे कोई बिल्ली ऊपर आ गई होगी। इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जब ये रात को सोने के लिए लेटते तो सबसे पहले इन्हें ऐसा लगता है कि जो दरवाज़ा इन्होंने बंद कर रखा है अपने रूम का, उसको कोई नॉक कर रहा है। तो ये अचानक से उठते हैं, देखते कि 2:30-3 बज रहे हैं। ये उठ के सीधा उस गेट को खोलते हैं तो इन्हें लगता है यार कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं है। इधर उधर इन्होंने बहुत देखने की कोशिश की क्योंकि सोने से पहले इन्होंने उस बिल्ली को देखा था। वो बिल्ली इन्हें कहीं नहीं दिखी और कोई भी इंसान गेट के आसपास था ही नहीं। ये वापस आके लेटते हैं। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे में इनकी आंख लगी थी। तभी ऐसा लगता है जैसे शरीर को फिर दोबारा किसी ने नोचना शुरू कर दिया, जैसे निशान मारने की कोशिश की जा रही है और धीरे से ऐसा लगता है जैसे इनके कंधे भारी होने लग रहे हैं, जैसे कोई एंटिटी या फिर कोई ना दिखने वाली परछाई इन पे हावी होने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे ये स्लीप पैरालिसिस मोड पे चले गए और फिर ये सुबह उठते हैं और दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती है कि यार मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन इस बार ही इन्होंने समझदारी दिखाई और अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मम्मी रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इनकी मम्मी ध्यान से चीज़ों को सुन तो रही थी लेकिन उन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रही थी। मम्मी को बताने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इनकी मम्मी ने समझाते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तू बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तेरा वहम होगा। लेकिन ये फिर मम्मी को याद दिलाते हैं कि आपको वो याद है मेरी बॉडी पे निशान मिले थे, कल रात को भी मुझे ऐसे नोचने जैसा फील हो रहा था। इनकी मम्मी ने समझाते कि बेटा होती है चीज़ें, ऐसा लगता है दिमागी रूप से, तू ज़्यादा मत पढ़े कर, थोड़ा सा कम पढ़े कर और टाइम से सो जाया कर, और अगर तू कोई हॉरर मूवी वगैरह देख रहा तो मत देखा कर। इन्होंने अपनी मम्मी की बात सुनी। ये ट्यूशन गए, ट्यूशन से वापस आए, इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये पढ़ने बैठे और उसके बाद सो गए। इस रात इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन जब ये अपने स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल से वापस आने के बाद ये ट्यूशन जाने के लिए चेंज कर रहे थे तो अचानक से इनकी नज़र पड़ती है मिरर पे और मिरर में इन्हें एक परछाई नज़र आती है, काले रंग की परछाई वहाँ पे खड़ी थी। तो ये सीधा देखते और पीछे मुड़ के देखते कि परछाई वहाँ पर कौन खड़ा है। तो पीछे जब मुड़ के देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बुरी तरीके से घबरा गए और सीधा नीचे भागे, अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे रूम में मैंने परछाई देखी है। अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के ये जबरदस्ती खींचते हुए ऊपर लेके आए और जब ऊपर लेके आए तो इनको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। इनके पापा भी स्कूल में चले गए, हालांकि अब तक इन्होंने कोई भी चीज़ पिताजी तक नहीं पहुँचाई थी। ये आए और डरते डरते इन्होंने अपने कपड़े चेंज करे, पूरी तरीके से रूम को देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और सीधा ये ट्यूशन चले गए। जब ये ट्यूशन से वापस आते हैं तो अपनी मम्मी को बहुत घबराए वाली स्टेट में देखते हैं, मतलब इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो ये अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या हुआ, सब ठीक है? तो इनकी मम्मी इनसे ही पूछना शुरू करती है कि तूने क्या देखा था। तो ये बताते हैं कि मैंने किसी को देखा था, कोई इंसान जैसा दिख रहा था पर वो बहुत ब्लर था, ऐसा लग रहा था कोई एंटिटी वहाँ पर घूम रही थी जो काले रंग की थी। तो इनकी मम्मी बोलती है कि बेटा जो तूने देखा था वो मैंने भी देख लिया और अब चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो ये पूछना शुरू करते कि मम्मी आपने क्या देखा। तो इनकी मम्मी इनसे बहुत क्लोज थी, वो सीधा सीधा इन्हें बता देती है कि जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठी तो अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजरा। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई भी नहीं था। नमाज़ पढ़ने के बाद अचानक से जो इनका गेट था वो खटखटाने की आवाज़ आती है। तो इनकी मम्मी को लगता है इनके पापा आ गए हैं।
इनके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब गेट को खोला जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन एक गेट पे से हवा का झोंका सीधा इनके मुंह पे टकराया और अंदर चला गया। इनकी मम्मी दूसरे कामों में लग गई। फिर दोबारा ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई एंटिटी भाग के निकली और गेट खटखटाने की आवाज़ आई। अब ये माँ बेटे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इस रात ये दोनों साथ सोए। इन्होंने उस रात तो इनके पापा को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन था संडे जब सबकी छुट्टी होती है। इन्होंने हिम्मत करके इनके पापा को बताया कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। इनके पापा ने 2 मिनट में दोनों का मजाक उड़ा दिया ये बोल के कि तुम दोनों ही पागल हो, ये सब कुछ भी नहीं होता, तुमने पता नहीं कहाँ ध्यान देना शुरू कर दिया और हमारे घर में ही ऐसा क्यों होगा। इनके पापा एक टीचर थे जो हर चीज़ को लॉजिक की तरीके से जोड़ते थे। जहाँ पर जिस लॉजिक को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज वो लॉजिक बुरी तरीके से फेल होने वाला था। इतना सब कुछ होने के बाद पिताजी ने इन्हें इस तरीके से कन्विंस करा कि दोनों जो माँ बेटे हैं ये दिमागी रूप से परेशान चल रहे हैं। तो फाइनली नाजिब ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि शायद पापा सही बोल रहे हैं और मेरे को इस चीज़ से अकेले लड़ना पड़ेगा। अगर कल को मैं कहीं हॉस्टल में रहता हूँ, कहीं जाता हूँ और वहाँ पे अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। ये मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी शायद पापा सही बोल रहे हैं और हम दोनों को ध्यान देना चाहिए। और ये जाके अपने दूसरी मंजिल वाले कमरे में सोना शुरू करते हैं। उस रात को जब ये सो रहे थे तो रात के 2-2:30 बजे अचानक से फिर दोबारा इनके सपने में कोई एक ब्लैक कलर की एंटिटी, मतलब वही कोई आदमी आता है और सीधा आके बोलता है कि अपनी माँ को बोल आज के बाद नमाज ना पढ़े। नमाज वो पढ़ती है और दिक्कत मुझे होती है, और अगर इसी तरीके से नमाज पढ़ते रहे ना तुम, तो मैं तुम सबको मार दूंगा और तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊंगा। जैसे ही इनकी आँख खुलती है ये सुनने के बाद नाजिब भागते अपनी मम्मी के पास। रातों रात 3-3:30 बज रहे थे और जाके अपनी मम्मी को बताते कि मैंने सपने में ये सब कुछ देखा है। कोई एंटिटी थी जिसने मुझे बोला कि अपनी माँ को बोलियो कि प्रे ना करे, अगर प्रे करेगी तो दिक्कत होगी पूरे परिवार को। अभी तक इनके पापा इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से घबराए हुए थे, बहुत बुरी तरीके से इनके पापा भी डर चुके थे कि अचानक से नाजिब को हुआ क्या है। नाजिब रोते रोते कमरे से भागते आए थे। तो नाजिब के पापा ने इन दोनों को समझाया, माँ बेटे को, कि ठीक है मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी उठा हुआ हूँ ना, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। अब इन सब चीज़ों में नाजिब ने एक चीज़ बताई, अक्षय भाई एक चीज़ तो है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी, मेरी मम्मी के साथ हो रही थी, पर पापा के साथ नहीं हो रही थी। लेकिन पापा इन सब चीज़ों पर बिलीव करने लगे थे क्योंकि पापा के साथ ये चीज़ें हो तो नहीं रही थी, लेकिन पापा के साथ बेवक्त घर में ना कुछ होता था। जैसे अगर वो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो सामान गिरता रहता था, जिसकी वजह से पापा का ध्यान इन सब चीज़ों पर जाता था। इस रात भी इनको नींद नहीं आई। दोनों माँ बेटा साथ में सोए, बड़ी मुश्किल से नींद आई। अब जब ये सुबह उठते हैं तो इनके पापा इनके सामने बोलते हैं कि मैं एक मौलवी को जानता हूँ और मैं उस मौलवी को बुला के लेके आ रहा हूँ। तो इनके पापा स्कूल से हाफ डे लेके उस मौलवी को बुला के लेके आते हैं। वो मौलवी पहले ही इनके घर में आने से बहुत ज़्यादा हिचक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौलवी को कुछ तो पता चल रहा है। फिर भी इनके पापा ने अपनी अप्रोच लगाई और उस मौलवी को घर पे लेके आए। तो मौलवी ने घर में घुसते ही बता दिया कि आपके घर में बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये चीज़ मौलवी ने वहाँ पर बताई कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कोई चीज़ मुझे रोक रही थी और मैं तभी समझ गया था कि इस घर में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो घर में जब वो इधर उधर देखते हैं और अपनी आयात पढ़नी शुरू करते हैं या फिर अपनी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू करते हैं, तो इनके मुंह पर बोलते हैं कि ऐसा है, इस घर में एक नहीं 2 जिन हैं, और वो जो 2 जिन हैं वो यहाँ पर अपना घर बना के इसे बैठे हुए हैं। घूमते फिरते वो बोलते हैं कि देखो अभी मेरे को काम है, इस चीज़ को मैं अभी तो ठीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे कम से कम 3-4 दिन चाहिए होंगे। लेकिन जब ये ध्यान लगाते हैं तो शायद इनको भी वहाँ पर कुछ दिखता है और वो सीधा बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि इस लड़के के साथ दिक्कत होती है, और सोते टाइम वो इसके सपने में आके ये बोलता है। और अभी दिक्कत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो नाजिब की मम्मी है वो प्रे करती है, मतलब वो नमाज़ पढ़ती है। तो मौलवी बोलते हैं कि 3 दिन बाद आके तो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना। आप इस घर में नमाज नहीं पढ़ोगे, मतलब इस घर में आपको प्रेयर नहीं करनी, आप करोगे तो अपने उस वाले घर में करोगे जो कंस्ट्रक्शन वाला घर है। इस घर में वो जो जिन है वो पागल होता है जब आप नमाज़ पढ़ते हो, और वो नुकसान पहुंचाने के लिए आपके लड़के को टारगेट बना के बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ प्रे करोगे तो वो आपके लड़के को ले जाएगा। अब ये सुनने के बाद इनके पापा भी घबरा गए थे, मम्मी भी और बेटा भी। अब इनकी मम्मी ने क्या करा, जब ये लोग घर से जाते थे नाजिब के पापा और नाजिब के पापा पढ़ाने जाते थे और नाजिब पढ़ने जाते थे, तो इनकी मम्मी बगल वाले घर में जाती थी, जो कमरा नहीं टूटा हुआ उसमें जाके नमाज़ पढ़ती थी। अब यहाँ से क्या हुआ, जब मौलवी चले गए तो नाजिब ने बताया भाई मौलवी के जाने के बाद घर में इन सब चीज़ों का जो आतंक था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। घर में बार एंटिटीज़ देखनी शुरू हो गई। वो जो जिन थे वहाँ पर वो अब दिन दहाड़े घूमते दिखते थे। कोई भी एंटिटी इधर से उधर होती थी और दिन दहाड़े बर्तन गिरते थे। मम्मी और नाजिब दोनों ही घर में डरे रहते थे। पापा के साथ कुछ होता तो नहीं था, लेकिन आवाज़ें तो पापा भी सुन पाते थे। एक दिन क्या हुआ, जब ये दोनों नाजिब के पापा और नाजिब
घर पे नहीं थे, तो इनकी मम्मी का दिल नहीं लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरने लग रही थी। तो पास में एक आम का बाग था, वहाँ वो घूमने के लिए चली गई। उस बाग में जब वो घूमने गई तो इनकी नज़र पड़ती है एक बहुत बड़ा सफ़ेद कलर का सांप इनकी मम्मी के पीछे पड़ जाता है। वो भागते भागते सीधा अपने घर तक आती है। तो घरों के बगल में एक अंकल रहते थे जो इनकी मम्मी को बहन बोला करते थे। वो भागे भागे आते, उन्होंने देख लिया था कि इनकी मम्मी जिस तरीके से भागती हुई आई है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। अंकल आते और इनकी मम्मी से पूछते कि बहन क्या हुआ, सब ठीक है? तो वो बताना शुरू करती है, नाजिब की मम्मी ऐसे ऐसे मेरे पीछे बहुत बड़ा सांप पड़ गया, वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत जितना बड़ा है। तो इनके जो अंकल थे वो हैरान हो जाते, सांप मेरे को तो नहीं दिखा। और इनके अंकल पूरे आम के बाग में नज़र मारते, बाहर नज़र मारते, पर ऐसा कोई भी सांप नहीं था। तो जब नाजिब और नाजिब के पापा घर पे आए तो इनकी मम्मी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे सांप पड़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कोई दिक्कत है जिसको हमें ठीक करवाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और ऐसी होती रही तो कोई ना कोई घर में एक इंसान कम हो जाएगा। इस रात भी नाजिब अपनी मम्मी के साथ ही सोई, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन सपने में इनके फिर दोबारा वो ब्लैक एंटिटी आती है जिसका फेस बड़ा अजीब सा था और आके बोलती है कि मैंने तो मना करा था ना तेरी माँ को कि प्रे ना करें, नमाज पढ़ेगी तो दिक्कत तो होगी ना, आज तेरी माँ ने मुझे साक्षात देख लिया, चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं है जब मैं किसी एक को लेकर चला जाऊँगा। और ये बोलने के बाद वो जो एंटिटी थी वो गायब होगी। नाजिब की जब आँख खुली वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए, इतने ज़ोर से चिल्लाए कि इनके मम्मी पापा जो बगल में सो रहे थे उनकी भी आत्मा निकल के बाहर एक बारी तो ज़रूर आई होगी। फिर जब नाजिब को कंट्रोल में लाया गया तो नाजिब ने अपने परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे सपने में आया था और वो बोल के गया है कि मैं तेरी माँ को दिखाऊं और इसी तरीके से तुम नमाज़ पढ़ते रहे तो मैं लेके चला जाऊँगा। अब ये घटना इस तरीके से बढ़ने लगी थी कि नाजिब के जो पिताजी थे उन्होंने इस चीज़ को ठान लिया था कि मैं अपने घर में किसी को भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। और अगली सुबह जैसी होती है इनके पापा ने स्कूल से छुट्टी ली और सीधा उस मौलवी के पास गए। उन मौलवी के पास जाने के बाद इनके पापा ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के लाए और बोले कि मेरे घर को ठीक करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो मुझसे। तो वो मौलवी बोलते कि ठीक है मैं देखना शुरू करता हूँ, मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए होगा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो वो मौलवी 1 घंटा लेते हैं जहाँ पर वो कुछ ना कुछ पानी फूकते रहते हैं घर में और बोलना शुरू करते हैं कि इस घर में 2 जिन हैं, जिसमें एक जिन बुरा है और एक जिन अच्छा है। जो एक जिन अच्छा है उसने अभी तक आपके परिवार को बचा रखा है, लेकिन ये जो बुरा जिन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जिन है, इसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है। ये सुनने के बाद नाजिब के पापा पूछते हैं कि ये जिन हमारे घर में क्या कर रहे हैं और आज तक हमारे घर में कभी कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ कुछ 15-20 दिन 1 महीने से हमारे घर में इतना सब कुछ शुरू हो रहा है। तो मौलवी बताते कि ऐसा है, जितना मैं देख पाया उतना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 100 साल पहले आपके घर के नीचे से एक नदी बहती थी, वो नदी वक्त के साथ सूख गई और यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए। उस नदी के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था जिस पे वो बुरा जिन रहा करता था, वो उसका घर था और उस जिन ने इस पूरे गांव को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा था। तो 100 साल पहले तांत्रिक को बुलाकर उस पेड़ को कटवाकर इस जिन को किसी मटके में कैद करके कहीं बंद करवा दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन पहले जो जिन है वो मटके से निकला और वो भटकता भटकता अपने घर को ढूंढता आया। और जब उसने देखा कि इस घर पे आप जो है अपना घर बना रहे हो, मतलब बगल वाले घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर वो पेड़ हुआ करता था, जब उस जिन ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने टारगेट बनाया आपके लड़के को। धीरे धीरे आपके लड़के के पीछे पड़ा, लेकिन कोई दिव्य शक्ति है जो आपके लड़के की रक्षा कर रही है। और जितना मैं देख पाया हूँ, फिर दोबारा मौलवी बताते हैं जो जिन है ये आपकी दादी के साथ रहता था। तो ये सारे हैरान हो जाते, दादी के साथ रहता था, दादी को गए तो काफ़ी टाइम हो गया। तो मौलवी बताते कि आपके जो दादाजी थे इस जिन को भोग चढ़ाते थे और वो जिन जो था वो आपकी दादी के प्रोटेक्शन के लिए था। जब दादी चली गई तो अब नाजिब को वो जिन जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जो जिन है अच्छा वाला जिन, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है कि आपको पूरी तरीके से बचा सके, इसलिए वो कभी आपको बचाता है, कभी इनकी मम्मी को बचाता है। आपके साथ तो वो कुछ होने ही नहीं देता क्योंकि आप तो अपनी दादी के सीधा पेट से आए हो, लेकिन घर में वो पूरी कोशिश करता है बचाने की किसी न किसी को। लेकिन फिर भी वो जो बुरा जिन है वो अपना पूरा इम्पैक्ट दिखा के आपके पूरे घर को नुकसान देता है। तो घर वालों ने जब ये चीज़ सुनी तो वो दंग रह गए। अब यहाँ पर जो मौलवी थे वो बोलते कि मैं सबसे पहले तो अच्छे जिन को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो क्या चाहता है, कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो तरकीब है ये 100 साल पुरानी है। तो एक अच्छा जिन जो पुराना है वही बता सकता है इसकी काट क्या है। तो वो जो मौलवी है वो अपना ध्यान लगाते हैं और ये अपने घर में बैठे हुए थे, नाजिब के पापा मम्मी। तो नाजिब ने बोला, अक्षय भाई दुनिया बोलती है कि आंखों से ना ये चीज़ें दिखती नहीं है, हमने साक्षात देखा एक सफ़ेद कलर की परछाई हमारे घर में आई और वो जगह पे आके बैठ गई जहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था। तो मौलवी उनसे बात करना शुरू करते अच्छे वाले जिन से कि क्या हुआ था। तो वो अच्छा वाला जिन बताता है कि जैसा आपने बताया था 100 साल पहले उस बुरे जिन को गाड़ा गया था
वो जिन वापस आ गया अपना घर देखने के लिए, और ये घर उजड़ चुका था, जो उसका पेट था वो काट दिया गया था, ये अपना घर बनवा रहा है। तो इस तरीके से वो इनको ले जाने आया है और मैं इस परिवार को बचाता आ रहा हूँ। तो अच्छा वाला जिन बोलता है कि ऐसा है मौलवी जी कि मैं अकेला इस जिन को रोक नहीं सकता, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्रिया करनी है, वो क्रिया आप करो जिससे इस बुरे जिन को हम दोबारा कैद करेंगे। तो मौलवी पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो क्रिया बताई जाती है कि इस तरीके से हमें क्रिया करनी होगी जो 2-3 घंटे की होगी, और उस बुरे जिन को फिर दोबारा मटके में कैद करना होगा। तो इनके सामने उस मौलवी ने 3 घंटे तक वहाँ पे वो क्रिया की, जिससे उस बुरे जिन को वहाँ पर बुलाया गया और वो बुरा जिन वहाँ पर आया। बुरे जिन को बैठाया गया दूसरे सर्कल में, उससे पूछा गया कि भाई तू क्या चाहता है। तो वो बताता है कि जो जो तूने बताया ना मौलवी मेरे बारे में, वो सब कुछ सच था। इन्होंने मेरा घर उजाड़ा, चलो इन्होंने नहीं उजाड़ा, लेकिन जिसने भी उजाड़ा था मुझे यहाँ से हटाया था। अब 100 साल बाद मैं आके देखूंगा कि मेरे घर की जगह कोई और घर बना रहा है, तो क्या मैं इस परिवार को बसने दूंगा? मैं इन तीनों को लेके जाऊंगा। अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो ले लो, लेकिन इन तीनों में से किसी एक की बलि दे दो। तो वहाँ अच्छा जिन जो था वो शांत बैठा हुआ था, लेकिन मौलवी यही कह रहे थे कि मेरे होते हुए तू यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कर सकता। और वो बुरा जिन यही बोल रहा था कि मौलवी क्या होगा, तू मुझे फिर बंद करके छोड़ देगा? अब मैं जब वापस आऊंगा तो इनका पूरा वंश खत्म कर दूंगा। तो वो जो अच्छा जिन बैठा हुआ था वो देखकर वहाँ पे मुस्कुरा रहा था और यही बोल रहा था मेरे होते हुए तू इनके परिवार को हाथ तो बिल्कुल नहीं लगा सकता, मैं इनके परिवार को बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दूंगा तेरे को। अच्छे जिन ने मौलवी को कुछ कान में मंत्र बताए और उस बुरे जिन को कैद करने को बोला। मटका खोलते ही ये तीनों देखते हैं नाजिम के मम्मी पापा। वो जो काला जिन बैठा था वहाँ पे, काली परछाई थी, वो उठ के सीधा मटके में आ गई। वो जो काली परछाई थी जैसे मटके के अंदर आती है तो वो जो जिन बैठे थे, जो अच्छे जिन थे, वो बोलना शुरू करते कि मौलवी इसको गाड़ने से पहले इस घर को कीलो, क्योंकि इस घर की रक्षा मैं करूंगा, लेकिन जब तक आप इस घर को कीलोगे नहीं तब तक दिक्कत होगी। तो जो मौलवी थे इनके घर को कीलते हैं पूरी तरीके से, मतलब एक शील्ड तैयार करते हैं और उस बुरे जिन को जिसमें मटके में कैद करा था उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो अच्छा वाला जो जिन था वो इनकी तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे दादाजी हमेशा मुझे पूछते आए हैं, उन्होंने मुझे भोग दिया है। ये लड़का बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, कभी कभी जिद करता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर पाऊँ, लेकिन तुम्हें भी हिसाब से चलना होगा। तुम इस तरीके से नहीं घूम सकते जैसे तुम घूमते हो कि कहीं भी निकल जाते हो। खासकर नाजिब को बताया गया कि भाई तुम अकेले रात को बाहर नहीं जाओगे, तुम घर में ही रहोगे। ये बोलने के बाद जो वहाँ पर सफ़ेद जिन था वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ, सब सही हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा तो ऐसा नहीं है। 3 रात बाद जो नाजिब थे वो अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। वो जिन इनके सपने में आते और बोलते कि बेटा एक काम कर, टेबल पे मैं एक धागा रख रहा हूँ, उस धागे को तो बांध लियो अपने हाथ पे और कोशिश करिए रात को कभी अकेला ना जाए और कभी भी अपनों से बहस ना करे अपने मम्मी पापा से, क्योंकि वो जो भी बताएंगे वो तेरे लिए अच्छा बताएंगे। नाजिब अपने सपने में सोच रहे थे कि उन्हें ये सब कुछ फालतू की बातें लग रही है, ऐसे थोड़ी ना जिन कोई धागा रख के चला जाता है। लेकिन जब ये उठे तो इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे वो जो जिन थे मेरे सपने में आए थे अच्छे वाले, और उन्होंने धागा रखा मेरे लिए। मैं जब गया टेबल पे देखा तो सही में धागा था, वो धागा इन्होंने हाथ में बांध लिया। ये सब चीज़ें बीते बहुत टाइम हो गया था। अभी कुछ टाइम पहले नाजिब ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो अपने घर से दूर रह के अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो इनके एक पूरे कॉलेज का ट्रिप बना जो कि मनाली मसूरी घूमने जा रहे थे। तो इन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा और बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं ट्रिप पे घूमने जा रहा हूँ। तो इनकी मम्मी बुरी तरीके से घबरा गई, क्योंकि शायद सफ़ेद जिन कुछ टाइम पहले इनकी मम्मी के सपने में आके बता के गया था कि नाजिब जिद करेगा उसे बिल्कुल भी हाँ मत करना, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सारी एंटिटीज़ होती है जो इनके साथ चिपक सकती है। तो इनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि नाजिब तुम नहीं जाओगे, तुम्हें मना करा हुआ है, तुम गलती से भी नहीं जाओगे, तुम्हें नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नाजिब ने अपनी मम्मी से बहस करनी शुरू की तो उनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं मना कर रही हूँ, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। नाजिब उस शाम बहुत गुस्से में थे और जब वो सोए तो वो सफ़ेद जिन इनके सपने में आते और बोलते हैं कि बेटा तुम उस जगह पे नहीं जाओगे, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी एंटिटीज़ है जो तुम्हारे चिपक सकती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, लेकिन तुम जिस तरीके से अपने घर वालों से बहस करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। नाजिब ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने इस चीज़ का पूरा आश्वासन दिया कि मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद जो सफ़ेद जिन थे वो सपने से चले गए और नाजिब की जब सुबह आँख खुलती है तो उन्होंने फ़ोन करके अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी, जो भी उनका व्यवहार था। फिर दोबारा सब कुछ सही हो गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद नाजिब ने जो महसूस किया उसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। नाजिब सोते हैं, सपने में जिन आता है और वो सफ़ेद जिन नहीं था, वो काला जिन था। वो जिन दोबारा आज़ाद हो गया और अब फिर दोबारा जो है पूरी जंग चल रही है सफ़ेद जिन और काले जिन में। क्या होगा नाजिब हमें आगे की बातें बताएंगे। फ़िलहाल उन्होंने यहाँ पे आके एंड कर दिया इस चीज़ का। चीज़ें किस तरीके से चल रही है वो आपके सामने पूरी आ गई हैं और इसमें तो कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन भी नहीं बताया जा सकता। बस इतना कि कोशिश कीजिए कि जब आप शाम को निकलें तो थोड़ा सा भगवान का ध्यान करके निकलें,
अपनों को याद रखें, अपनों का ध्यान रखें। चीज़ें इनके साथ इस तरीके से होगी, जो 100 साल पुराना जिन था वो अपना घर ढूंढने आया और जब घर नहीं मिला तो मौत की दस्तक दे दी इनके घर पे, और वो जो अच्छा जिन था वो रक्षा करता आ रहा है, लेकिन कब तक? आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपको पता चले जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस बेड पे आप सो रहे हैं, उसी बेड के नीचे कोई आपका वेट कर रहा हो कि ये पैर रखेगा और मैं इसे नीचे खींचूंगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? खैर ऐसा नहीं होता। जिस घर में भगवान देवता रहते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ होती है, वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट होती है एंड में आपसे आके कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसी के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि यही चीज़ हम आपसे मांगते हैं, हमारी और कोई डिमांड नहीं होती। इसी के बाद दूसरा चैनल है हमारा जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शो, जहाँ पर इसी तरीके के सब्सक्राइबर आके अपने रियल इंसिडेंट बताते हैं कैमरे के सामने। गेस्ट तो आती है, लेकिन ये हमारी यूएसपी एक अलग सी चीज़ कि हम सब्सक्राइबर को बुलाते हैं और उनसे उनकी घटनाएं पूछते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है और आप उसे कैमरे पर बताना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताया तुम स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, जहां पर हम कैमरे के सामने बैठकर चर्चा का विषय बनाएंगे कि जनता को कहीं से सीख मिल जाए, किसी की गलती उनके लिए सीख बन जाए, जहां पर वो भी अवेयरनेस ले पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और कोशिश कीजिए जहां आप रहते हैं वहां पर हमेशा पूजा पाठ हो। घर को शुद्धिकरण करवाते रहें, हमेशा मंदिर जाएं, जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी धर्म को आप पूजते हैं वहाँ पर जाके उनकी कोई भी चीज़, भभूत, पानी, अमृत लाएं और अपने घर को साफ करते रहें, स्वस्थ रखें। जितना ज़्यादा हो सके परिवार वालों के करीब रहिए, माँ बाप से प्यार बनाए रखें, भाई बहन को कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, बताते रहिए कि बाहर से कुछ ना ले, जितना हो सके घर की चीज़ें रखें, दूसरों की ना सुने, घर में यूनिटी बनाए रखें। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और दो क्या है अक्षय भाई, जीन है, एक अच्छा और एक बुरा। डायरेक्ट बोला कि 100 साल के बाद वो फिर से जीन फिर से इधर आ गया, और आके जब देखा कि तुम लोग घर बना रहे हो उसके ज़मीन पे, उसको बहुत गुस्सा आया। जीन रहता है, जो अच्छा वाला जीन रहता है, वो तुम्हारे बेटे को, तुमको, तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है।